नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अम्ल क्षारक एवं लवण का जो मेरा चैप्टर नंबर 2 था क्लास 10th का, वो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करके मानेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अम्लों व क्षारकों में समानताएं के बारे में एंड ऑल ऑफ जो भी इससे संबंधित हमें अम्ल और क्षारक से संबंधित जितने भी बेकिंग सोडा है, धोवन सोडा है, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सारे कुछों का निर्माण एंड जो भी है उसका उपयोग जो भी है, सारे कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, ओके। तो मैंने बोला था क्या कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा एक चैप्टर को, बट वैसा संभव नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें है कि जो अम्ल एवं क्षारकों की समानताएं हैं, बहुत ही सीरियस माइंड से पढ़िएगा। तो सभी जो है, मतलब कि जब भी यहाँ पे सभी आपको दिख रहा है तो हम बात करेंगे सभी एसिड, यानी कि अम्ल, और सभी बेस क्षारक। तो सभी एसिड की बात करें तो सभी अम्ल जो है ना H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुका था। उसके बाद क्षारक जो है ना OH-, क्या OH- आयन उत्पन्न करते हैं। आई होप दैट इतना कंप्लीट हो चुका होगा। एंड उसके बाद जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। यहाँ तक आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये कोई भी नहीं है, आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये साफ साफ लिखा हुआ है एंड ऑल आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता की अगर बात करें, जैसा कि आपने इंट्रो में पढ़ चुका था कि एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक। दोस्तों, इस टाइप की जो बात आती है ना, वो सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन तथा OH- की आयनों पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो प्रबल अम्ल होता है तो उसमें क्या H+ आयन ज़्यादा होगा, उस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो वो मतलब वैसे वैसे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो क्या है, किसी क्षारक के अम्ल की प्रबलता जो है उसके द्वारा उत्पन्न H+, ठीक है, H+ आयन तथा OH- आयनों की संख्या पर क्या है, डिपेंडेंट होती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सार्वभौमिक सूचक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो ये जो होता है ना अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौम मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि जो सर्व मतलब सभी प्रकार का सूचक होता है, तो क्या है, अनेक प्रकार के सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करती है। अब समझ में आया कि ये जो दोस्तों आप बात कर रहे हैं सार्वभौम सूचक की, ठीक है। अब जो ये सार्वभौम सूचक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको ये है कि यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। चलिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम मोटा कर चुके हैं इसे, ठीक है। तो चलिए इतना आपको कंप्लीट हो चुका होगा। एंड चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक दोस्तों बात आती है इसमें हमारा पीएच स्केल। किस चीज़ की बात आती है, पीएच स्केल। दोस्तों सबसे पहले पीएच स्केल को आप समझ लीजिए। पीएच स्केल है कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता है उसे ज्ञात किया जाता है। मैं आपको बता दूं, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, या हम बोल सकते हैं कि H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम एक स्केल को यूज करते हैं। उससे दोस्तों हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। कंप्लीट पीएच स्केल क्या है कि मैं बता दूं यहाँ पे कि किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसे ज्ञात करने के लिए हम जिस भी स्केल को यूज करते हैं या उसके लिए जो भी स्केल उपयोगी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलेंगे। सही बात है। चलिए इसके बाद पीएच में पी है उसे पुषांश है, एक जर्मन शब्द है। अब देखिएगा, पीएच कभी भी एक स्मॉल लिखा जाता है एंड बड़ा सा एक एच लिखा जाता है, मतलब स्मॉल पी एंड कैपिटल एच लिखा जाता है। दोस्तों ये जो पी है ना, ये वाला जो पी है उसे हम लोग बोलते हैं क्या,
पुसांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुसांस। तो यह एक क्या है? जर्मन का शब्द है। ऐसे तो ये एग्जाम लेवल से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। इसका अर्थ होता है यार शक्ति अगर, ठीक है। तो देखिए पीएच मान अगर 7 हो तो उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन विलयन। आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछ सकता है कि दोस्तों बता दो कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है? 7। कंप्लीट। चलिए उसके बाद पीएच मान अगर 7 से कम हो, क्या हो? 7 से कम हो तो क्या होता है? वो अम्लीय विलयन होता है, यानी कि अम्लीय विलयन हो जाएगा वो। 7 से कम होने पे अम्लीय, यानी जैसे ही 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। समझ में आया? एंड दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड आप इस टाइप से हमें बता सकते हैं कि इस टाइप से आपका कोई लेयर होता है, लाइन होता है इस टाइप से ऐसे, और ये होता है हाईएस्ट आपका दोस्तों होता है 14 तक, ठीक है। और यहाँ 0 स्टार्ट होता है आपका 1 से 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में कितना आ जाएगा? 7। तो 7 वालों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन बोलते हैं। एंड जितना ही हाईएस्ट जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितना भी जाएगा, इधर वाले को क्या बोलेंगे? क्षारक। यानी कि 7 से ज़्यादा बढ़ता है तो हम क्षारक बोलते हैं। एंड वो इधर वाला जो है उसे हम लोग एसिड यानी कि अम्ल बोलेंगे। तो इस टाइप से कुछ हमारा पीएच स्केल होता है। सो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट कि यह जो है ना पीएच स्केल 0 से 14 के तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 14 से और ज़्यादा नहीं होता है, एंड 0 से तो लेवल में नीचे जाता ही नहीं है। चलिए देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि देखिए H+ आयन की मात्रा है सबसे पहले, इधर वाला प्रबल अम्ल हो गया एंड इधर वाला क्या हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। चलिए मतलब प्रबल अम्ल क्या कि जो H+ आयन की मात्रा था वो क्या होगा? इधर जाते जाते बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इधर प्रबल अम्ल हो गया ना, क्योंकि H+ आयन अम्ल में क्या होता है? H+ आयन जो कि ज़्यादा पाया जा रहा है। इधर ऊंचाई देखिए लेवल बढ़ते चला जा रहा है, तो इधर प्रबल अम्ल हो गया। एंड जैसे जैसे ये डाउन होता चला जाएगा दुर्बल अम्ल होता चला जाएगा। अब उसी प्रकार से एक क्षारक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्षारक सबसे पहले OH- आयन प्रदान करता है। सो देखिए क्षारक का जो भी है ना पीएच मान बढ़ता चला जाएगा तो उसे हम प्रबल क्षारक बोलते हैं। एंड जैसे उसका डाउन होगा फिर भी हम दुर्बल बोलेंगे, क्योंकि वो है 7 से ऊपर ही है लेकिन ये डाउन पे आ रहा है। और ये क्या था? ये 0 से 7 के बीच में ही है, लेकिन ये 7 से हाईएस्ट पर है, ये 7 से और डाउन से जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। एंड दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 7 है, तो एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा स्लो कर दूँ। 7 देखिए 7 से अगर इधर जाता है तो बढ़ती हुई प्रकृति हो जाएगा, यानी कि क्षारक के रूप में, जैसा कि मैंने बताया था 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इतना होने के बाद इधर जैसे जैसे 7 से डाउन में आएगा तो क्या बोलेंगे हम कि अम्ल बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर 7 पे होता है तो हम उदासीन बोल देते हैं, 14 में क्षारक इधर। तो अब आई होप दैट पीएच स्केल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात कर लें कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं? पौधे एवं पशु पीएच के संवेदनशील होते हैं। अभी जो जितने भी जानवर आप देख रहे हैं या जो भी जीव हैं, हर जीव अपने अपने पीएच के संवेदनशील होते हैं। देखिए अगर बात करें हम अपने मानव के बारे में, तो जो हमारा शरीर है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। समझ में आया? एक आप नाम सुने होंगे वर्षा जल। क्या नाम सुने हैं? एक आपने नाम सुना होगा वर्षा जल। सो दोस्तों वर्षा जल किसे बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे कि वर्षा जल की अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? अर्थात कितना हो जाएगा? 5.5, 5.4 इस टाइप से अगर हो जाता है तो उस टाइप के वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम लोग उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। एंड उसके साथ ही एक जीके के तौर पर एंड ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप याद रखेंगे कि जो हमारा बॉडी एंड शरीर है वो कितना के बीच में काम करता है? आप देख सकते हैं 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में वर्क करता है। चलिए
अगर मिट्टी की पीएच की बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि भोजन हम पचाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा एक सेकेंड मैं ब्लैक करूं, चलिए ब्लैक ही रहने देते हैं। जो हमारा उदर है, उदर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। जो हमारा उदर है उसे हम लोग स्टोमक बोलते हैं। उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पाया ही जाता है। आपने नाम सुना होगा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गाइज HCl पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यार अम्ल तो आपको ऐसे ही पता चल गया। तो पीएच स्केल कितना 7 से कम होगा, बट उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि हमारा उदर जो है ना, स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, और पाचन तंत्र का वीडियो तो मैंने बना ही चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा। और जो भोजन के पाचन में सहायक होता है दोस्तों, जो HCl होता है भोजन के पाचन में ही तो सहायता करता है। अगर अपन के भोजन नहीं पचता है तो उदर जो है ना अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा ओवर खाना खा लेते हैं तो डकार आने लगता है, इस टाइप से खट्टा खट्टा। तो वो क्या होता है कि अगर भोजन हमारा अपच हो जाता है, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि गैस बना चुका है। ठीक है ना, गैस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कि भोजन कब्ज बना दिया है, नहीं हो रहा है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, अपच की स्थिति में उदर जो है ना अधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न करता है, और क्या करता है, हमें उसी के कारण जो है ना पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, और जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, और मिल्क जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस टाइप के। अगर बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दांतों का क्षरण होता है, तो बात करें सबसे पहले कि जो हमारा मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर दांत जो है, हमारा मुंह का जो दांत होता है उसका जो जनरल होता है पीएच परास, वो 5.5 के लगभग होता है। अगर उससे कम हमारा होने लगता है तो क्या होता है, दांतों में क्षय होने लगता है, यानी कि दांत हमारे क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब बता देते हैं कि दांतों का जो इनेमल, दो भाग होता है, एक इनामेल होता है, एक डेंटिन होता है। तो इनेमल जो है दांत वल को जिसको बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। समझ में आया, ये कठोर पदार्थ होता है। आपको दांतों के बारे में हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 को कम होने से यह संचारित हो जाता है। दोस्तों मैं बात करूं कि अगर मुंह का जो दांतों का पीएच मान है वो 5.5 से अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो हमारा जो इनामेल होता है दांतों का सबसे कठोर परत, इनामेल, जो हमारा इनामेल होता है क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, अर्थात इसे क्षति होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, दांतों का क्षरण हमारा स्टार्ट हो जाता है। चलिए उसी के साथ क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कोलगेट से मुंह धोना चाहिए। ठीक है, दांत साफ करना चाहिए। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है और उसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। मैं सब आपको बता देता हूँ। मधुमक्खी का डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। चलिए उसको भी मैं बताते चलता हूँ आगे कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। समझ में आया। आपको मैं बता दूं कि मधुमक्खी हो गया, चींटी हो जाता है, तो वो सब क्या करते हैं, डंक जो होता है ना, हमको लगता है कि वो जैसे चींटी कहीं पे काट देता है तो हमें लगता है कि वहाँ पे जलन टाइप का हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कर देंगे तो आराम मिलेगा। बिकॉज बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा इज ए बेस, मतलब क्षारक के रूप में वो होता है। ठीक है, एज ए बेस होता है, क्षारक के रूप में अच्छा होता है। और नेटल जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में माटा, आपने नाम सुना होगा। तो जो माटा या नेटल होता है, डंक वाले बाल जो होता है ना, मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक लिखा है यहाँ पे, मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं और उनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक एक होता है, डॉक पौधे की पत्ती से रगड़कर किया जाता है। चलिए इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व होता है। वही लवणों का पीएच की बात करें तो प्रबल अम्ल प्लस क्षारक
प्रबल अम्ल प्लस क्षारक होता है तो उदासीन लवण pH बराबर 7 ही हो जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की बात करें तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उदासीन करेगा, और उदासीन का तो मालूम ही है pH मान 7 होता है। और अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक तथा बना देगा अम्लीय लवण, उसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, थोड़ा सा उल्टा। चलिए, आई होप दैट इतना आपको कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जो कि इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। एकदम स्पीड में आप वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे, क्योंकि जितना स्पीड में मैं बना रहा हूँ उतना स्पीड में आप नहीं पढ़ने पाओगे, ठीक है। तो चलो, इसमें काफ़ी इजी था। थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ इसे, आई होप दैट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि साधारण नमक से रसायन, ठीक है। तो पहला 1 2 3 4 5, तो जो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम देखिएगा साधारण नमक से अभी रसायन ये मतलब बना रहे हैं, अपना अलग अलग पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसी के साथ विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOCl2। मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ये तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ याद भी रखोगे, ठीक है। देखिए पहला जो हम बना रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी के साथ जो दूसरा है ना वो है विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH एंड विरंजक चूर्ण का CaOCl2। और अगला है बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है ना उसका होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। उसी के साथ जो धोवन सोडा है उसको बोलते हैं Na2CO3 10H2O, ठीक है। उसी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट है CaSO4 1/2H2O, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद देखिएगा आगे हम लोग बात करते चलेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे और उसका उपयोग जानेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH बोलते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं अभी। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है, यानी कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वियोजन रिएक्शन हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर छाल प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा कि इसका जो निर्माण होता है ना ऐसे होता है, सोडियम क्लोराइड तो दे दिया यहाँ पे, उसी को एक्वस के रूप में, और एक्वस कैसा, तो लवण जल जलीय विलयन है, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अपघटित होने के बाद ये क्या होता है, इस टाइप से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर बन जाता है और क्लोरीन और H2 निकलता है। अब एनोड पर ये सारा अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एनोड पर क्लोरीन गैस है, एनोड पर क्लोरीन गैस, और कैथोड पर H2 मतलब हाइड्रोजन, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों अगर बात करें इसके उपयोग के बारे में, ठीक है, NaOH के उपयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो ये तो ईंधन मार्गरीन हो जाता है हाइड्रोजन, क्लोरीन जल की स्वच्छता में काम कर देता है, ठीक है, और HCl इस्पात की सफाई एवं औषधिया में काम करेगी। उसी के साथ सोडियम, अगर इसकी बात करें, ये तो तीनों आप देख चुके, ये तीनों को आप देख चुके। अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एंड Cl2 प्लस NaOH, मतलब अलग अलग सारे चीज़ों का यूज दिया है कि Cl2 NaOH, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलेंगे, रिएक्शन भी नहीं हुआ है, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, तो उससे घरेलू विरंजन एवं वास्तव विरंजन के लिए करते हैं। विरंजन माने रंगाई होता है, ठीक है। दोस्तों अब बात कर ही लेते हैं विरंजक चूर्ण के, क्योंकि उसका भी नंबर अब आ ही चुका है। चलिए कोई नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, क्लोरीन, और इसको ये बन जाता है H2O, जल निकलता है। दोस्तों बात कर लें इसके उपयोग के बारे में, तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 के उपयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहला है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, दूसरा कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणु के नाशक के रूप में। बहुत ही ईजी है, इतना सारा बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला नंबर हमारा आता है बेकिंग सोडा का।
चलिए फटाफट इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का दोस्तों मैं बता दूं कि अलग अलग है। सोडियम क्लोराइड से और जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से और मीथेन से क्या बनता है, ये बनता है और NaCO3 आपका बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, इस टाइप से। और यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट देने पे इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से दिया जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट दिया जा रहा है। ठीक है, हीट मतलब गर्मी, उष्मा। तो इस टाइप से क्या होता है, Na2CO3 H2O प्लस CO2 निकलता है। तो इस टाइप से क्या होता है, बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है खाना पकाते समय। ठीक है, चलो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बेकिंग सोडा जो है ना, इसका उपयोग बता दो एक बार। बेकिंग पाउडर बनाने में सबसे पहले बेकिंग सोडा पर टार्टरिक अम्ल करके ये बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 के कारण पावरोटी केक में खमीर उठ जाता है तथा यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, और यह एंटासिड का काम करता है। किसका, एंटासिड का काम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। बहुत ही इजी है सारा कुछ, मतलब इसमें हमको कुछ उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही धोने का सोडा जिसको Na2CO3 10H2O बोल रहे हैं हम लोग, उसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा तो देखिए वो भी बहुत ईजी है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, उसके साथ ही अगर इसके हम लोग दोस्तों फार्मूला के बारे में बात कर लें तो Na2CO3 10H2O का जो फार्मूला है Na2CO3 10H2O बराबर ही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका भी उपयोग हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट एकदम स्पीड में। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में होता है। एंड बी, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। और इसके साथ साथ घरों की साफ सफाई में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अस्थायी जल की कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि जो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, यानी कि उसको हल्का बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे लाइफ में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो वाकई में कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। ठीक है, तो देखिए जिप्सम एक होता है 2H2O करके। ठीक है, तो इसको 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं ना तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमिट्राइटेट बन जाता है, यानी कि अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है दोस्तों, जो अम्ल मिलाने पर, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर बनकर ठोस प्रदान करता है। दोस्तों मैं बात कर लूँ कि अगर इसके उपयोग के बारे में तो बात करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम जो सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ये, ठीक है, इसमें अगर आप हाफ H2O और मिला देते हो ना रिएक्शन करते समय, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, CaSO4 2H2O। इसको हम लोग जिप्सम बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि इसका उपयोग आप मेनली देखिएगा तो मान लीजिए अगर किसी का हाथ टूट जाता है, क्या होता है, किसी का हाथ क्या होता है, टूट जाता है इतना पर से, इसको प्लास्टर कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है हाथ। तो प्लास्टर करने के दौरान क्या होता है कि जो कैल्शियम, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस तो किया ही जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है वहाँ पे, लेकिन उसमें आधा जल भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या बनता है, कुछ दिनों बाद पक्की बन जाता है, यानी कि CaSO4 2H2O जिप्सम बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। उपयोग आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उपयोग देखिए, उपयोग और भी इजी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो सबसे पहले डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। बस हंसने वाला इमोजी एक हमारे पास सेंड कर दो, ठीक है, इस टाइप से दांत भी दिखा देना ऐसे, ठीक है। अरे पढ़ो यार पढ़ो, कोई मतलब ये नहीं है। क्रिस्टल का जल क्या होता है, ये एक आता है क्वेश्चन के रूप में। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके क्रिस्टल के जल का उदाहरण लें तो आइए, यहाँ पे दिया हुआ है CuSO4 5H2O में क्रिस्टल का अणु की संख्या कितना है, 5 अणु है। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O में क्रिस्टल की संख्या कितना है, जल में 10 अणु है। CaSO4 2H2O में क्रिस्टल के जल के 2 अणु हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है।
थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पीड में लेकिन मैंने बोला, आपको रिपीट कर के पीछे आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ फॉलो करो, वहाँ पे मैं लाइव बातें आपसे करूँगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो दोस्तों मैं वीडियो ये पूरे 3 या 4 या 5 दिन के लगभग मैं ला रहा हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को पार करते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों के बीच रहना है, मुझे यूट्यूब पे ही वर्क करना है, दुनियादारी भाड़ में जाए। क्योंकि बहुत सारा मतलब आगे पीछे मेरे पीछे हुआ, जो कि मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल पे एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा नहीं कि आपसे दूर रखूँगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आज की इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।